अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पिछले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के मेन पॉइंट्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से डिफेक्ट हैं, वो कौन सी खामियां थे जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के उसने जो एजम्पशन की थी उनमें क्या खामियां थी। तो शुरू करते हैं डिफेक्ट से। तो हमने कल देखा था कि रदरफोर्ड ने पहली जो एजम्पशन दी थी उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक अ प्लानट अराउंड द सन। जिस तरह से सयारे सूरज की गर्दिश करते हैं उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन के गिर्द न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो इन केस ऑफ प्लैनेट्स एंड सन कि सूरज और जो सयारों का जो मामला है उसमें जो लॉज हैं वो ग्रेविटेशनल लॉ हैं, और वो ग्रेविटेशनल लॉ जो हैं वो न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई की जा सकते हैं, मैक्रो बड़ी और न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर। आप चार्ज बॉडीज़ के ऊपर, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के ऊपर उन लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल लॉ जो हैं या लॉज ऑफ मोशन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज बॉडी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो ग्रेविटेशनल लॉ हैं वो सारे के सारे जितने भी हैं वो डील करते हैं न्यूट्रल बॉडीज़ के साथ, और चार्ज बॉडीज़ के लिए हम वो लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला जो इसका डिफेक्ट था वो ये था कि इसने ग्रेविटेशनल लॉज को अप्लाई किया था टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर डिस्क्राइब करने के लिए उसने ग्रेविटेशनल लॉ को अप्लाई किया था, जो कि हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में हम इसको नहीं कर सकते। तो जो इसका पहला डिफेक्ट था वो ये था कि इसने ग्रेविटेशनल एंड लॉज ऑफ मोशन को यूज़ किया था, जो कि एप्लीकेबल नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फिर जो दूसरा उसका लॉ था वो ये था कि इसी की बुनियाद पर कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स की अगर हम बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी मूव करेगी तो या उसके एक्सीलरेशन में चेंजिंग आएगी या उसकी वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगी, वो एनर्जी खारिज करेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखें कि अगर वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, खारिज कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके पास सारी की सारी एनर्जी ख़त्म हो जाए, वो सीधे जाकर न्यूक्लियस में गिर जाए। तो इस तरह से कोई हम नहीं देखते कि इलेक्ट्रॉन के साथ या एटम में इस तरह से हो रहा हो कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में आकर गिर जाए। तो अगर हम इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखें तो उसने कहा था कि इसके मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो मुतवातिर मुसलसल अपनी एनर्जी खारिज कर रहा है, अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है। तो वक्तन फ़वक्तन अगर उसकी एनर्जी कम हो रही है, वो अपनी एनर्जी को खारिज कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर है और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करता जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये न्यूक्लियस में गिर जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी लॉस करके न्यूक्लियस में गिर जाए। तो ये दूसरा इसका डिफेक्ट था। तो हम इसको सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और emit energy continuously। ये आगे हम देखेंगे कि
इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से एनर्जी गेन या लूज करेंगे, वो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नील बोर के एटॉमिक मॉडल में। फिर जो इसका तीसरा पॉइंट था, इसी के अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मुसलसल अपनी एनर्जी को खारिज कर रहा है तो वो हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देगा। लेकिन अगर हम एटम्स की बात करें तो अगर हम किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा देखें तो वो हमें लाइन स्पेक्ट्रा आता है। अब दो तरह के, अब पहली बात ये कि स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा हमारे पास, आप सिंपल अल्फाज में यूँ कह लें कि रेडिएशंस का या रेडिएशंस की अरेंजमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेडिएशन या आप सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि लाइट की अरेंजमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बेस के ऊपर अगर आप लाइट को अरेंज करेंगे तो आपके पास जो सैंपल बनेगा उसको आप स्पेक्ट्रा कहेंगे। तो स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है। अक्सर आपने देखा है कि जो रेनबो बनती है, ठीक है, जब बारिश के बाद कतरे जो हैं वो मौलिक हो जाते हैं तो सनलाइट उधर से पास करती है तो वो एज अ प्रिज्म काम कर रहे होते हैं। तो वो लाइट सारी की सारी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर। और अक्सर आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप उन जो कलर्स हैं उनके दरमियान बाउंड्रीज नहीं बना सकते, डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते कि कौन सा कलर कहाँ पर ख़त्म हुआ है और कौन सा कलर कहाँ से शुरू हुआ है। उनके दरमियान कोई ख़ास बाउंड्री नहीं होती। तो ऐसा स्पेक्ट्रा क्या कहलाता है, वो कंटिन्यूस कहलाता है। इसके बाद दूसरा हमारे पास स्पेक्ट्रा होता है, इसको हम लाइट स्पेक्ट्रा कहते हैं। लाइट स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि लाइट स्पेक्ट्रा में हमारे पास एक क्लियर बाउंड्रीज होती हैं। लेट्स सपोज ये अगर कोई एनर्जी को जाहिर कर रहा है, कोई रेडिएशन को, यहाँ पर रोशनी है तो बैकग्राउंड में डार्कनेस होगी, फिर आगे जाकर यहाँ पर बाउंड्रीज हैं। ठीक है, अगर ये लाइट को जाहिर कर रहा है, ये भी लाइट को जाहिर कर रहा है, ये भी लाइट को जाहिर कर रहा है, तो बैकग्राउंड में डार्कनेस होगी, अंधेरा होगा। तो हमें इन कलर्स के दरमियान क्लियर बाउंड्री नजर आ रही होंगी। लेट्स सपोज अगर ये रेड है तो मैं ये कहूँगा कि ये लाइन जो है वो रेड को जाहिर कर रही है, आगे जो ग्रीन है, तो इनके दरमियान क्लियर बाउंड्रीज होती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन मुतवातिर मुसलसल एनर्जी को लॉस कर रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि ये हमें रेनबो की तरह स्पेक्ट्रा देगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देगा। लेकिन जब हम किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वो कंटिन्यूस के बजाय किस तरह से आ रहा होता है, लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा होता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल या मुतवातिर एनर्जी लॉस नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास तीसरा जो है वो इसका डिफेक्ट है। तो इट शोज या एटम शो line spectra instead of continuous as predicted in this model। कि इस मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इस पॉइंट के मुताबिक हमारे पास स्पेक्ट्रा कौन सा आना चाहिए था, वो कंटिन्यूस आना चाहिए था। लेकिन अगर हम किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वो हमारे पास कंटिन्यूस की बजाय लाइन में आता है। जो चौथा इसका लास्ट पॉइंट है, तो ये हमें किसी भी एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर नहीं बता रहा था कि किस तरह से रिएक्शन होते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होता है। तो ये हमें कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो चौथा इसका डिफेक्ट था, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल बिहेवियर ऑफ एनी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट के बारे में या उसके केमिकल बिहेवियर के बारे में ये हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तो ये हमारे पास डिफेक्ट हैं। पहले में हमने ये देखा है कि पहला जो डिफेक्ट था वो ये था कि इसने कंपेयर किया था इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को विद ग्रेविटेशनल लॉज या लॉज ऑफ मोशन, जो कि सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर उन लॉज को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा जो था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी या अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स,
जब कोई भी चार्ज बॉडी रिवॉल्व करती है, मूव करती है, तो वो कॉन्स्टेंटली मुतवातिर एनर्जी को लॉस कर रही होगी, इमिट कर रही होगी। तो अगर इस तरह से होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस करता जाए और एक वक्त ऐसा है कि इसके पास अपनी एनर्जी कुछ न बचे, और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस में ये जा गिरे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, वो कभी भी जाकर न्यूक्लियस में नहीं गिरते। तीसरा जो डिफेक्ट है वो ये है कि ये जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। जिस तरह से इसने ये कहा था कि ये कंटिन्यूस एनर्जी को इमिट कर रहे हैं, तो ये हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा दें, लेकिन हम देखते हैं कि ये हमें लाइन स्पेक्ट्रा देते हैं। चौथा जो हमारे पास इसका डिफेक्ट है वो ये है कि ये हमें कोई भी केमिकल इंफॉर्मेशन नहीं देता, केमिकल बिहेवियर नहीं बताता किसी भी एलिमेंट का, किस तरह से रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे डिफेक्ट थे रदरफोर्ड के।